इसराइल ने तो जनाब बदमाशी की इंतहा कर दी। तमाम इंटरनेशनल नॉर्म्स को सेट असाइड करते हुए दोहा, कतर के दारुल हुकूमत कह रहे हैं, कतर का अहम तरीन शहर कह रहे हैं दोहा, वहाँ पर जो मुज़ाकरात चल रहे थे अमेरिका की सजेस्टेड उसके ऊपर सीज़ फायर के ऊपर गज़ा के अंदर, उसके अंदर ऑब्वियसली हमास के रहनुमा आए हुए थे और मीटिंग में गौर खौस बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो इसराइल ने सारे इंटरनेशनल लॉस को बालाए ताक रखते हुए अटैक किया है कतर के ऊपर। और कतर जो है हम जानते हैं कि वो बड़ा क्लोज अलाई है अमेरिका का भी, वहाँ पे अमेरिका के अड्डे रहे। दोहा में अटैक किया और बहुत दीदा दिलेरी से अटैक किया और इससे एक दफ़ा फिर गज़ा में और मिडल ईस्ट के अंदर जो पीस है वो बिल्कुल हैंगिंग इन द बैलेंस हो गया। और दूसरी बहुत बड़ी इंटरनेशनल खबर ऑब्वियसली नेपाल की है, उस पर ज़रूर बात करेंगे, बल्कि मैं शुरू में बात कर रहे हैं नेपाल के अंदर जो है वो अवामी इंकलाब आया और नौजवानों का इंकलाब आया है। वहाँ नेपाल के प्राइम मिनिस्टर चौथी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने थे ये, इन्होंने जो है वहाँ पे सोशल मीडिया पाबंदी लगाई। तो वहाँ जो बच्चे जो थे वो ज़्यादातर ऑनलाइन तालीम हासिल किया करते थे, वो निकले फिर बाहर। और उसके बाद उन्होंने बहुत बड़ा इंकलाब वहाँ यूँ बर्पा कर दिया कि मंडे को जो प्रोटेस्ट चला वो उसने आज जो है वो तख्ता उलट दिया। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर मजबूर होकर उन्हें रिज़ाइन करना पड़ गया। ये आप देख सकते हैं, इसे कहते हैं जम्मे गफ़ीर, इसे कहते हैं अवाम जब अपने राइट्स के लिए निकलती है अगर उसको प्रॉब्लम हो। मेरा तो खैर प्रिंसिपली स्टैंस ये है कि पाकिस्तान में ऐसे हालात कभी हुए ही नहीं कि लोग बाहर निकले, वरना यहाँ तो मार्शल लॉज भी थे तो अवाम बाहर नहीं निकली। तो अगर अवाम जो है वो बेहिस अवाम भी नहीं है, बुज़दिल भी नहीं पाकिस्तान की, तो हम इसलिए कंपैरिजन ड्रॉ भी नहीं कर सकते। वहाँ पे हालात बहुत ख़राब होंगे तो वो निकल आए बाहर। यहाँ पे ऐसे हालात क्लेम्स करते रहते हैं इमरान खान साहब वगैरह कि जी निकलो, कानून उड़ गया, ये हो गया, लेकिन अवाम जो है जो कि आज़ाद बैठी हुई बाहर, जो जेलों में नहीं है, उनको नज़र आ रहा है उनके हालात अगर इतने ख़राब होते बाहर। खैर मैं नेपाल वापस जाऊँगा। तो नेपाल में इस लड़के की आप स्पीच सुनिए। ये स्पीच हुई तो 6 महीने पहले थी, लेकिन ये बता रही है वहाँ की जो सियासी हुकूमत है उसकी डिक्टेटरशिप, और उस डिक्टेटरशिप के ऊपर के खिलाफ जो है ये आज का प्रोटेस्ट जो हुआ सितंबर में। लेकिन इसकी दागबेल जो है ये काफ़ी अरसे से वहाँ डल रही थी। इस नौजवान की आप पैशन देखें, इसकी कन्विक्शन देखें, और ये एक नौजवान जो है ये फिर लाखों नौजवानों में जब कन्वर्ट हुआ तो नेपाल में तब्दीली आई। मैं इससे पहले कि मिडिल ईस्ट में इसराइल के बहुत बड़े हमले के ऊपर आऊँ, नेपाल के इस नौजवान की स्पीच आपको सुनवा देते हैं। ले जनाब, ये होती है उसने जो हुक्मरानों की करप्शन है उसके ऊपर बात की। उसने कहा यहाँ एक ख्वाब के साथ खड़ा हो, नया नया नेपाल बनाने का ख्वाब, मेरे दिल में उम्मीद जज्बे की आग जल रही है, दिल बोझल है क्योंकि ये ख्वाब हाथ से निकलता महसूस हुआ। उठो और चमको आने वाले नेपाल के नौजवानों, नेपाल हमारी माँ, इस मुल्क ने हमें जन्म दिया, पाला पोसरा, बदले में क्या मांगा, बस ईमानदारी, मेहनत, खिदमत। वहाँ की मैसिव करप्ट गवर्नमेंट के खिलाफ ये प्रोटेस्ट था बेसिकली। और उन्होंने कहा कि हम सियासी जमातों की खुद गर्ज खेलों में फंसे हुए, करप्शन ने ऐसा जाल बना दिया हमारे मुस्तकबिल की रोशनी बुझा रहा है। और नौजवानों को उन्होंने कहा तब्दीली, इस लड़के ने तब्दीली का नारा लगाया, ये जेन्युइन था। यहाँ पे इतने फेक नारे लगे इस मुल्क के अंदर तब्दीली के कि उन नारों की वजह से इसलिए कोई चेंज नहीं आई कि वो सारे फेक थे, वो सारे अपने इंटरेस्ट के लिए थे। वो एक एलीट अगर एक को करप्ट कहा तो वो दूसरी करप्ट एलीट यानी खुद को पेश किया उन्होंने आने के लिए कि चलो जी आपने अब करप्शन किया, अब हमें मौका दो करप्शन करने का। उसके बाद अगलों ने कहा हमें मौका दो। तो तब्दीली के नारे भी यहाँ जारी लगे पाकिस्तान में। ये लड़का जो है जेन्युइन बोल रहा था और यहाँ के नौजवान जो थे वहाँ की करप्ट पॉलिटिकल गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हुए और प्राइम मिनिस्टर को मजबूर किया रिजाइन करने में। मैं दोबारा क्विकली आऊँगा मिडल ईस्ट के ऊपर। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर कमर चीमा। सर पहले तो ये बता दीजिए कि इसराइल के अंदर ये जो इसराइल ने जो अटैक किया है, मतलब ये तो उसने इंटरनेशनल नॉर्म्स को समझे कुछ नहीं, कतर तो बड़ा करीबी वो समझा जाता है उसके अमेरिका के। और जो क्लेम कर रहा है इसराइल, डिस्प्यूट क्लेम है कि वो कह रहे हैं इसराइल हमास के अहम तरीन रहनुमा को उन्होंने मार दिया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं मारा। लेकिन कतई नजर इसराइल ने आपके ख्याल में क्यों अटैक किया है? कतर ने आपको पता है हमेशा निगोशिएटिंग अपनी जो स्पेस दी है अमेरिकन को, हमास को और इन तमाम प्लेयर्स को। तो कतर एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर इस सेंस में था कि वो सबको कहता था डायलॉग के लिए, एंगेजमेंट के लिए। लेकिन इसराइल ये समझता है क्योंकि उसने हमास को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर दिया है, और हमास भले वो गजा के अंदर हो या बाकी जगहों पे जहां जहां मौजूद थी, उसका स्पेस और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो चुका है। तो वो समझते हैं कि हमें पॉलिटिकली भी जो इनका ऑफिसेस हैं वो टारगेट करना चाहिए। और कहा यह जा रहा है कि ये जो लोग बैठे हुए थे जो डायलॉग और इंगेजमेंट की बात कर रहे थे कि किसी तरीके इसराइल के साथ निगोशिएट हो सके, ये जो अमेरिका के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव स्टीव विटकॉफ हैं उन्हीं का पीस प्लान लेके बैठे हुए थे कि हमने किस तरह इसराइल के साथ चीजों को लेके चलना है, लेकिन इन्हीं को टारगेट कर दिया गया है। सो मुझे लगता है कि इसराइल ये समझता होगा कि पहले ईरान ने तो हमला कर लिया कतर के ऊपर और कतर रिटेलिएट नहीं कर सका। हम्म
हम भी हमला करेंगे तो रिटेलिएट नहीं कर लेकिन सकेगा। डॉक्टर साहब एक और बात उनको समझ नहीं आई कि देखें वहां पर हमास की जो क़यादत मौजूद थी, वो तो अमेरिका ने जो प्रपोजल दिया गजा में पीस का, सीज फायर का, उसके लिए बैठी हुई थी सोचो विचार के लिए, और क्लेम ये कर रहा है इसराइल के अहदेदार ये कर रहे हैं कि अमेरिका के अप्रूवल से अटैक हुआ है। तो समझ नहीं आया कि अमेरिका क्या चाह रहा है, इसराइल क्या कर रहा है, हो क्या रहा है वहां पे मिडिल ईस्ट पे। देखिए, आपको पता होगा कुछ अर्सा पहले ये बात की गई थी कि जो फ़लस्तीनी हैं वो गज़ा से निकल जाएं और उनको कोई अल्टरनेट स्पेस दी जाए। तो एक तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम हुआ है और इस सिलसिले में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ अफ्रीकन जी। ममालिक के लीडर्स को भी बुलाया और कहा गया कि आप इनको लें, क्योंकि बहुत सारे जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो तो वहाँ से फ़लस्तीनियों को नहीं लेना चाहते। एक तो ये चीज़ है जिसको हम एथनिक क्लिंजिंग भी कहा जा रहा है। दूसरी बात ये है कि कुछ अर्सा पहले कतर को ये सिग्नल दिया गया था कि हमास की जो लीडरशिप है उनको यहाँ से निकाल दिया जाए। मैं समझता हूँ कि अगर अमेरिका खुलेआम ये कहता कि जो हमास की लीडरशिप को यहाँ से निकाल दिया जाए तो जारी बात है कतर इसको ऑनर करता और सर कहता कि एक ठीक है बात हम बताइए डॉक्टर साहब, इसका मतलब इसराइल की तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई कि वो दुनिया के किसी मुल्क में भी टारगेट कर सकता है। ये तो ये नजर आ रहा है, उसने ईरान में घुस के मारा, उसने कतर में घुस के, वो जहां भी जा सकता है, ऐसे ही है। देखिए बिल्कुल जी, और आपको इस बात का भी पता होना चाहिए कि हमास की लीडरशिप तुर्की के अंदर भी मौजूद है। तो कल कलां को अगर तुर्की के अंदर भी वो अटैक करना चाहे तो वो कर सकता है। और आपने देखा सीरिया हो, लेबनान हो, इराक हो, कतर हो, ईरान हो, उनका पूरे अरब वर्ल्ड के अंदर जो इंटेलिजेंस अपरेटस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली काम कर रहा है और जिसकी वजह से ये एक इनसिक्योरिटी विद इन दी ठीक अरब डॉक्टर वर्ल्ड साहब, मौजूद है। थोड़ा ठीक है, थोड़ा आपसे हम जानना चाहेंगे नेपाल में क्या हुआ कि एक 4 दफा का प्राइम मिनिस्टर, एकदम अवाम जो है उन्होंने इतनी जल्दी मुश्तिल होकर सिर्फ सोशल मीडिया क्रैकडाउन के ऊपर उसको उठा के बाहर फेंक दिया। हुआ क्या नेपाल में? देखिए कमरान साहब, आपको एक चीज़ समझनी चाहिए कि जब से नेपाल के अंदर कोविड के बाद चीज़ें बेहतर नहीं हो सकी और जो नेपाल के अंदर जो एक लार्जर चंक ऑफ पॉपुलेशन है वो यूथ है और तकरीबन 25% जो नेपाली हैं वो मुल्क से बाहर रहते हैं अच्छा। और एक अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा सैलाब है वहां पे। तो एक जनरल फ्रस्ट्रेशन है विद इन नेपाल के अंदर, यूथ के अंदर, और वो समझते हैं कि डोमेस्टिकली भी जो लीडरशिप है वो हमारे लिए कोई रास्ते इख्तियार नहीं कर सकी। तो मैं समझता हूँ ये जो, और फिर देन उनके लिए जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर उनको भी बंद कर दिया जाए तो वो समझते हैं कि शायद हमें बिल्कुल ही डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से बाहर रखा गया है। और जो शर्मा ओले साहब जो हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टी को लीड करते थे, वो क्योंकि आपको पता है जब से प्राइम मिनिस्टर बने वो कभी इंडिया भी नहीं गए। तो एक इनके बारे में ये, और उन्होंने बड़ा इंडिया आउट कैंपेन्स भी चलाई हैं और वो अक्सर इंडिया को पैगाम भी भेजा करते थे कि जो नेपाल है वो इंडिया की कॉलोनी नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि एक तरफ फ्रस्ट्रेशन है, दूसरी अच्छा, तरफ इसमें अगर आप बताइए देखें, इंडिया का फैक्टर कितना हो सकता है कि इंडिया ने इंस्टिगेट किया हो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर का तख्ता उलटना, या आपको लगता है कि नहीं, ये वहां के स्टूडेंट्स की एक ओरिजिनल और जिसे आप कहते हैं ना कि रूट्स की निकली हुई जेन्युइन तहरीक थी जो आई और इतनी जल्दी उसने रैप अप कर दिया हुकूमत को? देखिए मैं समझता हूँ कि एक जेन्युइन तहरीक लगती है। और जेन्युइन तहरीक में ये है कि इससे पहले एक शख्स था जिसका नाम है बुलंद शाह, जो कि एक म्यूजिक रैपर था जो गाने गाता था और ये कहता था कि यंग लोगों को बाहर आना चाहिए, उनको इलेक्शन लड़ने चाहिए, और ये जो पुराने लोग हैं जो जो पावर में रहे हैं बार बार यही नए चेहरे आते हैं। तो ये एक जेन्युइन तहरीक थी जिसमें लोगों, जैसे मैंने कहा, फ्रस्ट्रेशन मौजूद थी। लोग जो है वो महसूस करते थे कि वो डिसएडवेंचाइज्ड हैं, यंग लोगों को डिसीजन मेकिंग में नहीं लाया जाता। राइट। फिर उसमें यह है कि प्लेयर्स फायदा उठाते हैं, जैसे उन्होंने देखा कि इंडिया ये महसूस करता है कि शर्मा ओले जो है वो प्रो चाइना है और वो जब पावर में आए तो वो पहला विजिट उन्होंने चाइना का किया। इंडिया को इस चीज की आदत है कि मालदीव्स हो, नेपाल हो या बांग्लादेश हो या श्रीलंका, वहां पे जब लीडर्स पावर में आते थे वो पहले दौरे इंडिया का करते थे। लेकिन पिछले कुछ अरसे से हम देखते हैं कि श्रीलंका, नेपाल या बांग्लादेश, अभी जो नया सेटअप आया है, और मालदीव, यहाँ पे जब लीडर्स आए हैं तो उन्होंने पहला दौरा इंडिया का नहीं किया। तो इंडिया समझता है कि उसकी इस खित्ते में आपको लगता ग्रिप है जो है कि वो खत्म। नेपाल का जो नया रजीम है वो प्रो इंडियन नहीं होगा, बल्कि वो या इंडिपेंडेंट होगा या प्रो चाइनीज ब्लॉक में जाएगा? मुझे ऐसे लगता है कि जो नेपाल का नया अपरेटस आएगा उसके ऊपर इंडिया की छाप तो होगी, लेकिन ये बिल्कुल वो लोग हैं जो नेपाल की सॉवरेनिटी को, इंडिपेंडेंस को क्लेम करना चाहते हैं और वो इंडिया को अलाउ नहीं करेंगे कि वो यहाँ पे अपने फुटप्रिंट्स बहुत शुक्रिया रखें। डॉक्टर कमर चीमा हमारे साथ मौजूद थे, मिडिल ईस्ट पे और नेपाल की सिचुएशन पे हमें बात बता रहे थे।